नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सरकार की एक ऐसी व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश को एक साथ जोड़े रखती है। हम बात कर रहे हैं संघवाद की, फेडरलिज्म। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। सड़कें कौन बनाएगा, हमारे स्कूल की किताबें कौन तय करेगा, और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति की एक जीती जागती हकीकत है। तो चलिए इस व्यवस्था की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि सत्ता का ये बंटवारा कैसे काम करता है। बिल्कुल। हम ये भी देखेंगे कि संघवाद का मतलब क्या है, ये एकात्मक यानी यूनिटरी व्यवस्था से कैसे अलग है। जहाँ सारी शक्ति एक ही जगह होती है। हाँ, और दुनिया के बड़े-बड़े देश इस मॉडल को क्यों अपनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 में संघीय व्यवस्था है, लेकिन दुनिया की 40% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। तो सबसे पहले आइए बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये संघवाद है क्या? अच्छा सवाल है। हमारी स्रोत बेल्जियम और श्रीलंका का एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं हाँ, वो बहुत सटीक है। कि कैसे बेल्जियम ने केंद्रीय सरकार की शक्तियों को कम करके क्षेत्रीय सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए और एक एकात्मक देश से संघीय देश बन गया। हाँ, और वहीं श्रीलंका में सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार के पास ही रहीं। जिसका नतीजा हम सब जानते हैं। तो संघवाद मतलब सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों, जैसे अपने यहाँ राज्य हैं, उनके बीच बढ़ जाती है। उनके बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक पूरे देश के लिए यानी केंद्र सरकार, और दूसरी राज्यों के स्तर पर। बिल्कुल, राज्य सरकार, और दोनों ही स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। अच्छा, तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी होंगी जो इसे परिभाषित करती हैं? हाँ, जरूर। पहली तो यही कि 2 या उससे ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है। दूसरी, हर स्तर की सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं। मतलब कानून बनाने, टैक्स वसूलने, इन सब मामलों में। हाँ, बिल्कुल। कानून बनाना, टैक्स वसूलना, प्रशासन, इन सब मामलों में। और ये अधिकार क्षेत्र कहीं लिखे भी होते होंगे या बस एक समझ है? नहीं, ये हवाई नहीं होता। इन अधिकार क्षेत्रों का जिक्र संविधान में होता है, और इसीलिए हर स्तर का अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होता है। मतलब कोई एक सरकार, जैसे केंद्र सरकार, इसे अकेले नहीं बदल सकती। सही पकड़ा आपने। संविधान के मूल प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। दोनों की सहमति जरूरी है। और अगर कोई विवाद हो जाए तब? अदालतें हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट, वो अंपायर की भूमिका निभाती हैं। वो संविधान की व्याख्या करती हैं। और आखिरी बात, पैसा। सरकार चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बहुत जरूरी सवाल। हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत भी साफ साफ बताए गए हैं, ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे, कोई किसी पर निर्भर न रहे। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सभी संघीय देश एक जैसे नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि संघ बनाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर, और दूसरा है सबको साथ लेकर चलना, मतलब होल्डिंग टुगेदर। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि संघ का निर्माण ऐतिहासिक रूप से कैसे हुआ। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या हुआ? देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्वतंत्र राज्य अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बढ़ाने के लिए एक साथ आकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। जैसे अमेरिका? हाँ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आमतौर पर सभी राज्यों के पास समान शक्तियां होती हैं, और वे केंद्र की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। और होल्डिंग टुगेदर इसका उल्टा होगा? एक तरह से हाँ। इसमें एक बड़ा देश अपनी शक्ति को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का फैसला करता है। जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम। यहाँ केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती है, और अक्सर कुछ इकाइयों को विशेष शक्तियां भी दी जाती हैं। चलिए अब भारत की बात करते हैं। हमारे स्रोत एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि संविधान में फेडरेशन शब्द नहीं है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में फेडरेशन या संघ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसके बजाय भारत को राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहा गया है। तो फिर भारत एक संघीय देश कैसे है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शब्द का उपयोग न होने के बावजूद भारतीय व्यवस्था संघवाद के सिद्धांतों पर ही आधारित है। वो जो 7 विशेषताएं हमने गिनी थीं, हाँ, वो सभी भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती हैं। शुरुआत में 2 स्तरीय सरकार थी, केंद्र और राज्य। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। और शक्तियों का बंटवारा तो बहुत ही साफ है। बहुत साफ।
संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का 3 सूत्रीय वितरण किया है। 3 सूचियां है ना, संघ सूची, संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर आती है राज्य सूची। स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, व्यापार, कृषि जैसे स्थानीय मुद्दे होंगे। सही। इन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और फिर तीसरी है समवर्ती सूची। हाँ, इसमें साझा हित के विषय हैं जैसे शिक्षा, वन, विवाह, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये फिर से दिखाता है कि हमारा सिस्टम थोड़ा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। अच्छा, एक और सवाल, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते, जैसे उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो था नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। उनका क्या होता है? उन्हें अवशिष्ट या रेसिडुअरी विषय कहा जाता है और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और भारत में सभी राज्यों को बराबर अधिकार भी नहीं है, जैसा कि होल्डिंग टुगेदर मॉडल में होता है। सही। कुछ राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम को अनुच्छेद 371 के तहत उनकी विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष शक्तियां मिली हैं। और वहीं चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे इलाके, वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज। उनके पास राज्यों की शक्तियां नहीं होती और उन पर केंद्र सरकार का विशेष नियंत्रण होता है। तो संवैधानिक प्रावधान तो अपनी जगह है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संघवाद की असली सफलता हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति में निहित है। बिल्कुल। नियम बना देना एक बात है, उन्हें निभाना दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि ये व्यवहार में कैसे हुआ। सबसे पहले भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हमारे लोकतंत्र के लिए पहली और एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। 1947 के भारत और आज के राजनीतिक नक्शे में बहुत बड़ा अंतर है। उस वक्त तो बहुत डर था, है ना? नेताओं को लगता था कि देश टूट जाएगा। हाँ, शुरुआत में कुछ राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन अनुभव ने दिखाया है कि भाषाई राज्यों के गठन ने वास्तव में देश को और अधिक एकीकृत और प्रशासन को आसान बनाया है। दूसरा परीक्षण था भाषा नीति। हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा के रूप में पहचाना गया। लेकिन वो तो सिर्फ करीब 44% भारतीयों की मातृभाषा है। बिल्कुल। इसलिए हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। पर एक बड़ा विवाद हुआ था 1965 में, जब अंग्रेजी का उपयोग बंद होना था। हाँ, तब कई गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन हुए। तब क्या हुआ? तब केंद्र सरकार ने लचीलापन दिखाया और हिंदी के साथ अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इसी लचीलेपन ने हमें श्रीलंका जैसी स्थिति से बचाया। और तीसरा, केंद्र राज्य संबंध। इसमें 1990 के बाद एक बड़ा बदलाव आया। बहुत बड़ा। 1990 से पहले अक्सर केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी का शासन होता था। तो राज्य सरकारें एक तरह से केंद्र की ही एक शाखा बन जाती थी। हाँ, वो स्वायत्त इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती थी। केंद्र सरकार अक्सर विपक्षी दलों द्वारा नियंत्रित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान का दुरुपयोग करती थी। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ। अब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तो राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा। और इससे सत्ता साझाकरण की एक नई संस्कृति और राज्यों की स्वायत्ता के प्रति सम्मान पैदा हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले का भी समर्थन मिला। तो कहानी सिर्फ केंद्र और राज्यों पर खत्म नहीं होती। नहीं, भारत में सत्ता के बंटवारे का एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्तर भी है, स्थानीय सरकार। इसे विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। इसके पीछे का विचार तो बहुत सरल और शक्तिशाली है। बिल्कुल। विचार यह है कि कई समस्याएं और मुद्दे स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे से सुलझाए जा सकते हैं। और इस दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। हाँ, जब संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र के इस तीसरे स्तर को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो अब क्या बदला है? अब स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। और सीटों का आरक्षण भी है। हाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और खासतौर पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। और राज्य सरकारों को भी अपनी कुछ शक्तियां और पैसा इनके साथ साझा करना होता है। जरूरी है।
तो ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और शहरी इलाकों में नगर पालिका और नगर निगम। बिल्कुल। तो हमने देखा कि संघवाद सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ चलाने का एक गतिशील तरीका है। सही कहा। ये संविधान में लिखे गए नियमों से शुरू होता है और भाषाई पहचान, राजनीतिक गठबंधन और स्थानीय स्तर पर सत्ता के बंटवारे के साथ लगातार विकसित होता रहता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि 1992 के संशोधन के बाद दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग हुआ, जिसमें लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये तो सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है ना? लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि कई राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को महत्वपूर्ण शक्तियां या पर्याप्त संसाधन नहीं दिए हैं। मतलब ढांचा तो बना दिया गया, ढांचा है, लेकिन उसमें असल शक्ति नहीं डाली गई। हाँ, कई मामलों में ऐसा ही है। तो सोचने वाली बात यह है, स्वशासन का संवैधानिक ढांचा तो मौजूद है, लेकिन सत्ता वास्तव में राज्यों की राजधानियों से निकलकर गांवों और कस्बों तक पहुंचे, इसके लिए और क्या करने की जरूरत है?